पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आपका पहला प्रश्न सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बच्चों आपका पहला है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणित बी, मतलब दोनों संख्या, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 है और इनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 8 है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए बच्चों, एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ का मान निकालना है तो आप 32 में 8 का भाग दे दीजिए। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 32 से आगे ना बढ़े, तो 8 चौ 32 होता है। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर आपका 4 निकल करके आ जाएगा। दूसरा, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, अगर द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो एक सूत्र होता है बच्चों आपका, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बटा ए। आप जिन जो प्रश्न यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, इन प्रश्नों को आप बिल्कुल समझ लीजिए, रट लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, वायरल जो पेपर हो रहा है उसी के अंदर के आपके ये है ना। मुझे कुछ बच्चों ने पेपर भेजा था और बोला था कि सर ये प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन समझा दीजिए। अब हम तो टीचर है, हमारा काम आपको पढ़ाने का है, हमने आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, हम आपको यहाँ पर समझा देंगे ताकि हर बच्चा पास हो सके, कोई बच्चा फेल ना हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि वार्षिक पेपर हो रहा है नहीं हो रहा है इसी को गारंटी नहीं है, और कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे का भविष्य नहीं बिगड़ना नहीं चाहिए, किसी बच्चे का साल खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य एक नेक है कि हर बच्चा पास होना चाहिए, हर बच्चा को पढ़ाऊंगा और फ्री पढ़ाऊंगा बच्चों, आप लोगों से 1 रुपया नहीं लूंगा, सब बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा और क्लास का टॉपर बनवाऊंगा। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपका, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 बराबर 0 का क्या होता है। तो इसका अगर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर है, लेकिन इन दोनों का मान c1 बटे c2 के मान के बराबर नहीं होता है, इस कंडीशन में ये जो समीकरण है, इन समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ये चैप्टर 3 का आपका ऑब्जेक्टिव बन करके आया है, इनका कोई भी हल नहीं होगा। ये कहाँ से निकल करके आया, चैप्टर 3 से निकल करके आया है कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। बच्चों याद कर लीजिए, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर आपका, श्रेणी 3,6,9 का कौन सा पद 27 है। प्रश्न क्या है बच्चों, इस श्रेणी का कौन सा पद आपका 27 है। निकालना बहुत सरल होता है, हम यहाँ पर मान लेंगे, माना श्रेणी का n पद 27 है, सीख लीजिए वार्षिक में आएगा, है ना। आपके मान लो यहाँ पर लिखोगे माना श्रेणी का n पद an बराबर कितना है 27 है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने मान ली n पद कितना है 27 है, तो an का मान रख देंगे यहाँ पर हम 27 बराबर a का मान कितना है, प्रथम पद a का मान यहाँ पर आपका 3 दिया है, प्रथम पद a का मान हमने 3 रख दिए, n का हो गया n माइनस 1 का माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 3 बचेगा। 27 का हो गया 27 बराबर 3 का हो गया 3 धन 3 इंटू एन बराबर हो गया 3n माइनस 3 कम हो गया आपका 3, धन के 3 से ऋण का 3 कट गया, 27 का हो गया 27, 3 इस तरफ गोड़े में इस तरफ 3 आ गया बटे में, n का हो गया 1, 3 कम 3, 3 9 27, n का मान आ गया 9, मतलब 9वां पद 27 है। क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख दोगे 9वां पद यहाँ पर क्या है आपको 27 है। श्रेणी 3,6,9 का कौन सा पद 27 है, 9वां पद 27 है। जिससे सवाल बन रहा है उससे ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बन जाएंगे। देखिए बच्चों, और इसी के साथ साथ बच्चों आप लोग के ना प्रश्न बैंक आ चुके हैं, और आप परीक्षा अध्ययन परीक्षा प्रबोध आप कोई भी गाइड मत खरीदिए बच्चों, कोई गाइड आपको खरीदने की जरूरत नहीं है वार्षिक परीक्षा के लिए। अभी तो आज का लास्ट पेपर है, आप अर्धवार्षिक परीक्षा का कल पेपर दे दीजिए। आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर बनेगा बच्चों,
पूरा का पूरा पेपर बच्चों आपका प्रश्न बैंक से बनेगा। प्रश्न बैंक के बाहर के आपके एक भी प्रश्न नहीं आने वाले, सारे के सारे प्रश्न आपके प्रश्न बैंक के आएंगे। तो बच्चों इसी चैनल पर एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा की आपकी पूरी तैयारी, पूरी फ्री तैयारी बच्चों मैं करवाऊंगा। वार्षिक परीक्षा का आपको पूरा सिलेबस, पूरे 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक बच्चों मैं कवर करवाऊंगा। और रोज बच्चों आप लोग की लाइव क्लास लूंगा, रोज शाम को 2 घंटे 3 घंटे आपको लाइव पढ़ाऊंगा। और जो बच्चा उस क्लास में बैठ गया वो बच्चा वार्षिक परीक्षा में 95 से ऊपर प्रतिशत बनाएगा और अपने माता पिता का और स्वयं का नाम रोशन करेगा, अपने स्कूल का नाम रोशन करेगा और गर्व से कहेगा कि यार मैं क्लास का टॉपर हूं बच्चों। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए बच्चों, आप लोग को कलेक्टर बनाऊंगा मैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हो क्या है। आपका प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 करनी 3 सेंटीमीटर है, AC का मान 12 सेंटीमीटर है और BC का मान 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब कोण B का मान क्या होगा। तो आपको कोण B का मान यहां पर आपको याद करना है, कोण B का मान क्या होगा, है ना। तो देखिए बच्चों यहां पर ये जो भुजाएं है, एक भुजा हो गई 6 करनी 3, दूसरी भुजा हो गई 12 और अगली भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर। इसको अगर हम समकोण त्रिभुज की भुजा मान ले, समकोण त्रिभुज की भुजा मान ले तो इन दोनों, तो कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। वो एक लंबी प्रोसेस है, किस प्रकार से निकाला जाता है मैं आपको किसी और वीडियो में उसको समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ उत्तर जान लीजिए कि कोण B का जो मान रहेगा वो 90 अंश रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है और पाइथागोरस प्रमेय जहाँ पर लागू होता है वो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज होता है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा आपका 90 डिग्री आएगा, आपका 90 डिग्री। आप लोग को बताना चाहता हूँ बच्चों, मेरा भी 10th क्लास में 90% रह चुका है और 10वीं क्लास और 12th क्लास में मेरा 90% रह चुका है बच्चों। और मैं पिछले 6 साल से एमपी बोर्ड वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा हूं और मेरे से पढ़ने वाले बच्चे 98% 96% तक बनाते हैं बच्चों। इसलिए बच्चों अगर आप लोग भी 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं 12वीं कोई भी क्लास में हो, हर क्लास की आपकी तैयारी करवाऊंगा बच्चों। आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको 9वीं भी मिलेगा, आपको 9वीं पढ़ाऊंगा मैं, 10वीं पढ़ाऊंगा, 11वीं पढ़ाऊंगा, 12वीं पढ़ाऊंगा। 4 साल आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा बच्चों। आप कोई सब्जेक्ट लीजिए, आपको 4 साल बच्चों मैं पूरा पढ़ाऊंगा। इसीलिए अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, ये स्पेशल चैनल एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये स्पेशल चैनल एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ना, स्पेशल चैनल, ठीक है बच्चों। आप चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। तो ठीक है बच्चों, यहां पर क्या आएगा आपका 90 डिग्री आपका आएगा, क्या आएगा यहां पर आपका 90 डिग्री आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हो, दो बिंदुओं, यहां पर दो बिंदु की बात की जा रही, दो बिंदुओं, पहला बिंदु A x, y और दूसरा बिंदु B x2, y2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बच्चों दूरी सूत्र लगता है, अध्याय 7 चैप्टर 7 का ये सूत्र है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है AB बराबर करनी के अंदर x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। उसको याद कर लीजिए, है ना। सवाल आएगा तो सवाल में भी आपको सूत्र लगना ही लगना, इसलिए सूत्र को याद ही कर लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी क्या होती है करनी के अंदर x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है करनी के अंदर x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। इस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हो। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपका एक सवाल भी बना है इसको इसी फॉर्मूला, इसी सूत्र से। तो इस सूत्र का आपको सवाल भी मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, कितने मान हो सकते हैं बच्चों। तो घात 2 का अगर कोई द्विघात बहुपद है तो घात 2 वाले द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। अगला,
द्विघात समीकरण के विविक्तकर का सूत्र क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला आप देख सकते हो, यदि किसी समांतर श्रेणी का n व पद 3n प्लस 2n हो तो देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव अभी आप इतने ही समझिए, बाकी पहले आप सवाल समझिए। अब बाकी बच्चे वाले जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों में आपको वो है ना बाद में बताऊंगा, पहले आप सवाल समझ लीजिए जो जो पेपर में आएंगे आपके, ठीक है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है समझ लीजिए। आपका पहला प्रश्न है 5005 को अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त कीजिए। अभाज्य गुणन खंडों में विभाजित कीजिए। इसको लिखते भी चलिए बच्चों, इसको लिखते भी चलिए, समझते भी चलिए, और एक सवाल को प्रैक्टिस करके देखिए घर पे, है ना। अगर आप अभी कर पाओगे तो ही आप कल पेपर में कर पाओगे। और बच्चों अगर आपसे अभी नहीं बना तो कल आप पेपर में आप क्या करके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए इसको 5005 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालोगे? 5005 है, यहाँ पर लिख देंगे 5005। बच्चों एक सूत्र होता है, अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो इसमें 5 से भाग जाता है। हम 5 से भाग देंगे। 5 का पहाड़ ऐसा पढ़ो 5 से आगे ना बढ़े, 5 से कम हो गया 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 से कम हो गया आपका 5। अब 1001 में किसका भाग जाएगा बच्चों? 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 9 एक कम 9 बचा, 9 कम 9, 11 जा सकता है, 11, हाँ 11 का भाग जाएगा। कितने का भाग जाएगा इसमें? 11 का। तो अब हम इसमें 11 से भाग देंगे। 11 का पहाड़ ऐसा पढ़िए 100 से आगे ना बढ़े, तो 11 9 के होता है बच्चों 99। 11 9 के होता है 99। 100 में से 99 गया बचा यहाँ पर एक पे एक हो गया आपका 11। फिर 11 का पहाड़ ऐसा पढ़िए 11 से आगे ना बढ़े, तो 11 9 के हो गया 99, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम किससे भाग देंगे? यहाँ पर हम फिर 3 से भाग देंगे। तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे। 3 एक कम 3 हो गया और 3 एक कम 3 हो गया, फिर 11 से भाग देंगे। तो 11 एक कम हो गया बच्चों यहाँ पर आपका 11। तो 5005 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके? 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर देख लीजिए आपका मान क्या क्या निकल करके आया है। 5 गुणा 11 3 3 11। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। इसके बाद 5 यहाँ पर एक बार आया है तो 5 की घात 1 गुणा 11, यहाँ पर 1 और 1 2 बार आया है, 1 और 1 2 बार आया है, तो 11 की घात 2 गुणा 3 भी यहाँ पर 2 बार आया है, तो 3 की घात भी लिख देंगे हम 2, और ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। कल पूरा ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से आपको करके आना है, सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिख करके आना है। उसको कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेने चक्कर में मत रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए लेकिन इसको आप कॉपी में नोट कीजिए और सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इसको 2 बार करना है आपको, घर रफ कॉपी में इसको 2 बार पूरा पूरा करके देखिए। जो बच्चा इस सवाल को रफ कॉपी में 2 बार पूरा पूरा कर लेगा वो बच्चा 2 में से 2 नंबर उसको मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? आपका प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है बच्चों, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हो 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करेंगे, 6, 72 और 120 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे आप 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 6 के हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 6 में किससे भाग देंगे? 2 से देंगे। 2 का पहाड़ा सा पड़े 6 से आगे ना बढ़े, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक कम 3।
अब 72 के भी हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये लिखा हमने 72, अब निकाल लेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ से पढ़िए, 7 से आगे ना बढ़े, 2 तिया 6, 7 में 6 का बचा 1, 1 पे 2 12, तो 2 छिंग 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ से पढ़िए, 3 से आगे ना बढ़े, 2 1 कम 2, 3 में से 2 का बचा आपका 1, 1 पीछे 16, तो 2 8 हो जाएगा 16। फिर 2 का पहाड़ से पढ़िए, 18 से आगे ना बढ़े, 2 9 18। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग दीजिए बच्चों, 3 1 कम हो जाएगा आपका 3। अब 120 के भी हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिखेंगे हम 120। सबसे पहले यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 2 शून्यम 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 3 में से 2 का बचा 1, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 5 से भाग देंगे, 5 1 कम हो गया आपका 5। अब इसके बाद आप देख सकते हो, अब हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 72 के भी निकाल लेंगे और 120 के भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य, 6 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम निकाल लेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर आपके 2 गुणा 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 गुणा 3 है ना, 2 और 3 आया, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए यहाँ पर आपके 2 गुणा 3। हम निकाल लेंगे इसी प्रकार 72 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम लिखेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा, देखो 2 2 2 3 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ हम लिखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। 120 के अभाज्य, गणित में मैंने 100 में से 100 नंबर लेके आया था बच्चों, पेपर में पूरा सिस्टम से सवाल करता था बिल्कुल, जैसे मैं करवा रहा हूँ ना वैसा कर लिए ना, 100 में 100 नंबर लेकर के आओगे। फर्जी पेपर बताने वाले ढेर लोग मिलेंगे, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। और जैसा मैं पढ़ाऊँगा ना वैसा तो तुम टॉप कर जाओगे। 120 के हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 2 3 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका एलसीएम निकाल लेंगे हम? 6, 72 और 120 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। अब लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए बच्चों ये देखो कि कोई संख्या किसी के पास अधिकतम कितने बार आई है। 2 यहाँ पर एक ही बार आया है, 2 यहाँ पर 3 बार आया, 2 यहाँ पर 3 बार आया। 2 सबसे ज़्यादा कितने बार आया है? 2 सबसे अधिक यहाँ पर 3 बार आया। कितने बार आया है? 3 बार। तो 2 को 3 बार लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2। अगली संख्या आपकी 3 है। 3 देखिए, 3 यहाँ पर एक ही बार आया, 3 यहाँ पर एक ही बार आया। यहाँ पर 3 कितने बार आया है? यहाँ पर 3 2 बार आया है। यहाँ पर 3 कितने बार आया है? 2 बार। तो 3 को लिख देंगे हम 2 बार, ये हो जाएगा 3 गुणा 3। और 5 को देखिए तो 5 यहाँ पर एक ही बार आया है, तो गुणा लगा करके यहाँ पर हम लिख देंगे 5, क्योंकि 5 एक ही बार आया तो हमने 5 को यहाँ पर एक ही बार लिख दिए, ठीक है। ऐसा देखते हैं। पहली 2 देखो, 2 सबसे अधिक 3 बार आया है, 3 बार 3 बार 3 ही बार आया है ना, तो 3 बार लिख दिए। 3 अधिकतम यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर एक बार यहाँ पर 2 बार आया है, 2 बार लिख दिए। और 5 एक ही बार आया है, लिख दिया हमने 5। अब सबका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर का हो गया बराबर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये हो गया आपका 24 गुणा, और 5 तिया हो गया यहाँ पर आपका 15, ठीक है। अब 24 में यहाँ पर 15 का हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सारा सवाल मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं उन लोग को तो नकल की जरूरत नहीं पड़ी होगी, वो लोग तो वैसे ही पूरे में से पूरे नंबर लेकर के जाएंगे। अब गुणा कर दीजिए। 15 चौक कितना होता है? 15 कम 15, 15 दूनी 45, 15 तिया 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 का शून्य हासिल का 6, 15 दूनी 30 और 6 जाएगा 36, 360। ये हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। आपका आंसर निकल के कितना आ गया? 360। एलसीएम आ गया आपको किसका? 6, 72 और 120 का एलसीएम आपका 360 निकल करके आ गया। इसका आप उतार लीजिए, पेपर में आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल हल डाल के अच्छे से करके आना है। आपको सवाल को अच्छे से बिल्कुल बारीकी से बच्चों आपको करके आना है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल आप सवाल को बारीकी के साथ आप इसको सवाल को हल कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। हालांकि बच्चों पेपर लीक नहीं होना चाहिए, हम तो पूरा पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अब पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर हम लोग के वीडियो में व्यूज़ नहीं आते, फिर मजबूरी हमको भी इसी प्रकार का सॉल्यूशन लेकर के आना पड़ता है।
ये देखिए अगला प्रश्न क्या आपका देख सकते हैं ना, हम तो टीचर है भैया, आप हमको जो पढ़ाने के लिए बोलेंगे हम आपको बहुत सवाल समझाएंगे, है ना। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है आपका, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके जिसके शून्यकों का योग, टेलीग्राम से लीक हो रहा है पेपर, है ना, जिसके शून्यकों का योग, टेलीग्राम से कोई लीक कर रहा है पेपर, जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल ऋण 3 तथा 2 है। प्रश्न देख लीजिए पहले यहाँ पर बच्चों, आपका यहाँ पर प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका बन के आया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ऋण 3 तथा 2 है। एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग दिया है ऋण 3 और शून्यकों का गुणनफल दिया है आपका 2। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax की घात 2। सवाल में जो ज्ञात करने के लिए बोलता है उसी को मान करके चलते बच्चों। यहाँ पर सवाल वाले ने कहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम इसको मान करके चलेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे हल और यहाँ पर हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, यहाँ लिखेंगे हम माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद। हम द्विघात बहुपद क्या मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, हमने मान लिया माना द्विघात बहुपद क्या है आपका, सवाल ने बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो जो ज्ञात करने के लिए कहता है हम उसी को मान के चलते हैं। यहाँ पर हम मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तथा शून्यक, तथा इसके शून्यक, तथा इसके शून्यक। इसके शून्यक कौन कौन से, इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसके शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया शून्यकों का योग कितना दिया है, ऋण 3 दिया है। तब दिया है शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, ऋण 3 दिया है। तो बच्चों एक सूत्र होता है शून्यकों का योग का, सूत्र याद कर लीजिए आप। सूत्र होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र होता है यहाँ पर आपका, सूत्र को रट लीजिए। सूत्र होता है बच्चों आपका शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। सूत्र याद कर लीजिए, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये होता है आपका शून्यकों का योग। अब दो शून्यक कौन कौन से, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो दोनों का हम योग कर देंगे। शून्यकों का योग, पहला शून्यक हो गया अल्फा और दूसरा शून्यक हो गया यहाँ पर आपका बीटा। इन दोनों शून्यकों का हम निकाल लेंगे योग, बराबर का हो गया बराबर, माइनस का हो गया माइनस। x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, x में यहाँ पर कितने गुणा हुआ है, x में यहाँ पर b का गुणा हुआ है, तो x का गुणांक b है, तो माइनस का हो गया माइनस x का गुणांक कितना है यहाँ पर आपका b है, बटा x² का गुणांक कितना है, x² में यहाँ पर कितने गुणा हुआ है, a का गुणा हुआ है, तो x² गुणांक यहाँ पर हो जाएगा आपका a। और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो हमने विकल्प में निशान भी लगाया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है। अब शून्यकों का योग कितना दिया है आप देख सकते हो, सवाल में साफ साफ कहा गया है शून्यकों का योग ऋण 3 है। कितना है, शून्यकों का योग ऋण 3 है और गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग यहाँ पर आपका ऋण 3 निकल करके आया है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया यहाँ पर आपका ऋण 3 बराबर का बराबर माइनस b का माइनस b बटे में a का हो गया a। इसके बटे में कुछ नहीं, हमने क्या मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि a बराबर हो गया 1, a बराबर हो गया 1 और कोमा ऋण से ऋण कट गया, ऋण से ऋण कट गया और b बराबर हो गया 3 और b बराबर हो गया यहाँ पर आपका 3 बच्चों। ठीक है, a और b का मान निकाल लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दी गई है, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर 2 है।
यहाँ पर आपको सवाल में दिया गया है कि शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल कितना है आपका यहाँ पर 2 है। तो ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल आपको यहाँ पर 2 दिया गया है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। सूत्र हम क्या लगाएंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सवाल बहुत सरल सरल है बच्चों, पेपर में आपका बहुत सरल निकला बच्चों, लेकिन उसके बाद भी बच्चों आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत पड़ रही है यार। ऐसे में बच्चों आप जिंदगी में गणित क्या सीख पाओगे? कल को आप कलेक्टर का एग्जाम दोगे, एमपी पुलिस का एग्जाम दोगे, तो आप कलेक्टर एमपी पुलिस आप कैसे बन पाओगे? आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे। इसलिए बच्चों मैं तो ये कहता हूँ कि आप अभी देख लीजिए, लेकिन वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बच्चों आप अपनी पूरी फुल तैयारी कीजिए बच्चों, ठीक है। आपको यूट्यूब पर जिससे अच्छे समझ में आता है, आपको जो भी अच्छा टीचर लगता है, जो कोई भी टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आप उसको पकड़ लीजिए और आप उससे तैयारी कीजिए। जो बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। देखो, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो दो शून्यक कौन कौन से? पहला शून्यक हो गया अल्फा और दूसरा शून्यक हो गया बीटा, और इन दोनों का हम निकाल लेंगे यहाँ पर क्या? गुणनफल बराबर अचर पद। क्या है अचर पद? किसे कहते हैं? जो जिसमें एक से नहीं होता उसको हम अचर पद कहते हैं। ये अचर पद होता है आपका सी। अचर पद क्या होता है? सी होता है। तो अचर पद कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर आपका सी हो गया बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर में यहाँ पर ए का गुणा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर आपका ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर आपका ए है। अब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है आप देख सकते हो, सवाल में साफ साफ दिया है। शून्यकों का गुणनफल बच्चों यहाँ पर आपका 2 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है आपका? यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? शून्य का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर आपका 2 है, बराबर सी का हो गया सी और बटे में ए का हो गया ए। इसके बटे में कुछ नहीं, हमने 1 मान लिए, मतलब ए बराबर आ गया 1 और सी बराबर आ गया 2। ए बराबर आ गया बच्चों यहाँ पर आपका 1 और सी बराबर आ गया यहाँ पर आपका 2। ए का मान 1 आ गया और सी का मान कितना निकल के आ गया? 2 निकल करके आ गया। अब आपके ए और सी का मान निकल के आ गए। अब हम बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तब बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद बराबर हो जाएगा आपका ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका बहुपद। बराबर का हो गया बराबर। ए का मान कितना है? ए का मान 1 है, तो ए का मान रख दिया हमने 1। एक्स की घात 2 का हो गया एक्स की घात 2 धन। ये बी लिखा है, बी का मान कितना है आप देख सकते हो। बी का मान यहाँ पर बच्चों आपका 3 है। बी बराबर आपका कितना है? 3 है। तो बी का मान हम कितना रख देंगे? बी का मान हम रख देंगे 3। एक्स का हो गया एक्स प्लस, ये सी लिखा है, सी का मान कितना है? सी का मान आपका 2 है। सी का मान रख देंगे हम 2 बराबर एक्स की घात 2 का हो गया एक्स की घात 2 प्लस 3x का हो गया 3x प्लस 2 का हो गया 2। और यही हो गया बच्चों आपका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। तो इसको आप उतार लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। एक सवाल और देख लीजिए, है ना। एक सवाल और देख लीजिए। आपका सवाल है बच्चों, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 21 कोमा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, या फिर आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, इसके पहले वाले सवाल को। जिन बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया वो फिर से इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपका प्रश्न है समांतर श्रेणी 21,18, 15 का कौन सा पद -81 है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका सवाल है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, ठीक है। कौन सा पद -81? तो हम मान लेंगे जो कुछ भी गणित में ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसी को मान करके हल किया जाता है। तो हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का n बा पद -81 है। हम क्या मान लेंगे?
एन बा पद -81 है। यहाँ पर हम मान लेंगे, हल डालेंगे इसको, माना, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी क्या दी गई है, समांतर श्रेणी मतलब AP बराबर, समांतर श्रेणी क्या दी गई है, 21 18 15, 21 18 15 डेश है ना, का एन व पद, एन ब पद, एन ब पद को हम दिखाएंगे, एन ब पद का नाम हो जाएगा एन। एन ब पद क्या मान ली हमने, माना समांतर, सवाल ने पूछा समांतर श्रेणी का कौन सा पद, -81, हम मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का एन ब पद एन बराबर -81 है। एन ब पद एन बराबर कितना है, -81 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको प्रथम पद दिया गया है 21 तथा प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया, प्रथम पद ए बराबर दिया गया आपका 21, प्रथम पद ए का मान कितना दिया गया, 21 दिया गया है ना, तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर डी। सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, अगर दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाए तो सार्व अंतर निकाल दिया जाता है। दूसरा पद यहाँ पर आपका 18 है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पर आपका 21 है, घटा देंगे तो सार्व अंतर निकल करके आ जाएगा, डी का हो गया डी बराबर, एक धन ऋण वाला एक धन वाला घट जाएगा, 21 में से 18 का कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, और बड़ी संख्या ऋण की है तो चिन्ह जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का, तो सार्व अंतर डी का मान कितना आ गया, -3। ठीक है, अब हमने माने एन ब पद कितना है आपको, -81, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा समांतर श्रेणी का एन ब पद। बच्चों सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, जितने भी सूत्र है आप उन सूत्रों की कॉपी बना लीजिए ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में हेल्प हो सके। देखिए बच्चों, अगर मान चलो कोरोना वायरस लग जाता है, अगर लॉकडाउन लग जाता है, तो आपका जो रिजल्ट है बच्चों वो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के अनुसार बनेगा। और बच्चों अगर आप लोग का अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो आप लोग की वार्षिक परीक्षाएं ली जाएगी, और उसमें फिर त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर उपयोगी नहीं होंगे। तो बच्चों कुछ भी हो सकता है। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल सब लोग बोल रहे थे कि वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा होगी 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 होगी, और लास्ट में क्या हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई ही नहीं थी और सबको जनरल प्रमोशन मिल गया। ये हो सकता है कि इस साल बोल रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, और तुम लोग ने तैयारी नहीं करे और गपाक से वार्षिक परीक्षा हो गई, तो ऐसे में तो आप लोग फेल हो सकते हो। इसलिए बच्चों आप गणित का पेपर देने के जस्ट तुरंत बाद जितने भी 6 के 6 विषय है आपके, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, ठीक है, इन सारे 6 विषयों के बच्चों जो प्रश्न बैंक आपके उपलब्ध कराए गए हैं विमर्श पोर्टल में, उन प्रश्न बैंकों को बच्चों आपको पूरा समझ लेना है, पूरा याद कर लेना है, और आपको पूरी तैयारी मैं करवा लूँगा बच्चों, है ना। मैं भी, मेरे पास जैसे थोड़े बहुत पैसे आते बच्चों, मेरे पास क्या है अभी थोड़े पैसे नहीं है, है ना, मैं पैसे जैसे मेरे पास आते हैं तो फिर बच्चों मैं आपका फोटो कॉपी करवा लूँगा प्रश्न बैंक की, और आपको उससे पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, है ना, देख लीजिए। अब सूत्र यहाँ पर लगा देंगे हम, कौन सा, समांतर श्रेणी के एन पद का हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी मतलब AP का एन बा पद, समांतर श्रेणी का एन बा पद, और समांतर श्रेणी का एन बा पद होता है बच्चों AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का एन बा पद AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो हम लगा दें, हम यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, हमको यहाँ पर दिया गया है समांतर श्रेणी का 81 पद। देखो AN का मान कितना दिया गया, AN का मान दिया यहाँ पर आपको -81, AN का मान रख देंगे -81। ठीक है, तो आप देख सकते हो AN का मान कितना रख देंगे -81, बराबर का हो गया बराबर A। प्रथम पद A का मान कितना है, तो आप देख सकते हो प्रथम पद A का मान आपका यहाँ पर 21 है, तो प्रथम पद A का मान कितना रख देंगे हम, 21 रख देंगे। धन का हो गया धन, n का मान नहीं पता, n का हो गया n, माइनस का माइनस, 1 का हो गया 1। सार्वंतर d का मान कितना निकाले हमने, आप देख सकते हो सार्वंतर d का मान हमने ऋण 3 निकाल करके लेके आए, तो सार्वंतर d का मान हम कितना रख देंगे, ऋण का 3 रख देंगे। अब -81 का हो गया -81 बराबर 21 का हो गया 21, ऋण 3 का मल्टीप्लाई फिर कोष्टक से होगा, तो ऋण का हो गया ऋण 3 इंटू n का हो गया 3n, और ऋण गुणित ऋण हो जाएगा आपका धन, और 3 एक कम हो जाएगा आपका 3। इसके बाद -81 हो गया -81 बराबर 21 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 21 और 3 कितने होते हैं, 21 22 23 24 कितने होते हैं 24, -3n का हो गया -3n।
अब 3n इस तरफ ऋण का है, इस तरफ आकर के 3n हो जाएगा आपका धन का, बराबर 24 का हो गया 24, बराबर किस तरफ 81 ऋण का है, उस तरफ जाकर के 81 हो जाएगा आपका धन का। 3n का हो गया 3n, बराबर 4 और 1 हो जाएंगे 5, 8 और 2 हो जाएंगे आपके 10। n का मान निकाल लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 105 का 105 बटा 3, इस तरफ n का गुणा में पक्षांतर कर देंगे, 3 हो जाएगा यहाँ पर बटा में, काट देंगे 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, बचा 1 3 5 15, तो n का मान आ गया बच्चों यहाँ पर आपका 35। तो आप लिखोगे बच्चों अतः, और 35 मिनट में वीडियो का भी हो गया, ठीक है। अतः यहाँ पर लिख दोगे अतः समांतर श्रेणी का कौन सा पद, 35वां पद, 35वां पद -81 है। बच्चों तैयारी कीजिए, इस वीडियो में इतने ही सवाल, इतने सवाल आप कर लोगे तो बच्चों आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। और अगर बच्चों आप लोग आगे के और जो प्रश्न हैं आप अगर उनका भी सॉल्यूशन करना लेना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन से प्रश्न और समझना है ना। और इस वीडियो पर जैसे ही बच्चों 1000 लाइक आते हैं, इस वीडियो पर जैसे ही 1000 लाइक आते हैं तो अगला वीडियो गणित का आपको तुरंत मिल जाएगा। तब तक आप इन प्रश्नों से तैयारी कीजिए।